टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के शहर दक्षिणी प्रत्याशी व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने आज प्रेस वार्ता करते हुए एक नई पहल करी है, जिन्होंने आज अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ साथ उनकी अपनी योजनाएं भी हैं, जिससे वो आम जनता दक्षिणी तक पहुंचाने की बात कही है। किस तरह से वो पहुंचाएंगे और क्या कुछ कहा है जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने, और मंत्री नंदी पर किस तरह से निशाना साधा है कि सड़कें चोरी हुई हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आइए सुनाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी ने ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि किसी विधानसभा का अपना मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है। आज हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और शहर दक्षिणी विधानसभा के लिए मैंने लोगों से वादा किया है, गारंटी दिया है, एक गारंटी पत्र के ज़रिए कि हम लोग काम क्या क्या करेंगे। जैसे पूरे शहर दक्षिण में बड़ी समस्याएं हैं, कहीं सड़क नहीं है, नाली नहीं है, कहीं पर सीवर लाइन नहीं है। तो इसको हम लोग अगर जो है ये विधायक हम लोग जीतते हैं, विधायकी जीतते हैं, तो ये काम को हम लोग तुरंत 1 साल के अंदर अंदर समाधान करेंगे। यहाँ गौवंश की बड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए भी हम लोग उनको गौशालाओं तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर हर साल ये स्मार्ट सिटी है और इतना अभागा स्मार्ट सिटी है कि हर साल यहाँ पर बाढ़ आ जाती है और आधा शहर डूब जाता है। हम लोग उसके लिए बांध बनवाने की व्यवस्था करेंगे, सड़कें नालियाँ बनवाने की व्यवस्था करेंगे। 24 घंटे सिर्फ एक फ़ोन की दूरी पर हम लोग रहेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिसमें हम लोग जो है लोगों को उस हेल्पलाइन के ज़रिए लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे और मैं खुद जाऊंगा उनसे मिलने के लिए अगर उनकी कोई समस्या होती है तो। जी, ऐसी शहर दक्षिणी में दर्जनों जगह है जहां पर सड़कें चोरी हो रही हैं, जहां पर कई महीने पहले शिलान्यास हो गया है, लेकिन वहां पर आज तक रोड बन नहीं पाई है। उसका खुलासा कई जगह पर मैंने फेसबुक के ज़रिए लोगों को भेजा है, जारी भी किया है। आप लोग उससे उठा सकते हैं और ये इसकी जांच होनी चाहिए, इस महा घोटाले की जांच होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत चरम सीमा पर है। हम लोग उनके लिए भी एक सेंटर खोलेंगे जहाँ पर लोगों को रोज़गार दिलाने की, स्वरोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे। हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिसमें लोगों की समस्याओं को 24 घंटे के अंदर सुनेंगे और उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सड़कों की और नालियों की बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, और सीवर लाइन की बहुत समस्याएँ हैं, उनको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से 13 बिंदुओं का हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है और उस पर ये मैनिफेस्टो हमारा मैनिफेस्टो नहीं है सिर्फ, ये हमारा संविधान है, आम आदमी पार्टी का संविधान है। ये इस संविधान को हम लोग पूरी तरीके से अगले 1 साल में निभाएंगे। सबसे प्रमुख समस्या है पार्किंग। अभी मंत्री नंदी ने कहा है कि मोदी पार्क में पार्किंग हो जाएगी और समाजवादी की पार्टी के जो नेता है वो कह रहे प्रत्याशी कि हम कानून सही बनाएंगे। आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, ये 10 साल तो मंत्री रहे हैं, किया क्या? आज उनके राज्य में चोरी हो रही है, उनके बैनर पे जो है वो उनका बोर्ड तमाम जगहों पर लगा है, लेकिन सड़कें बनी नहीं हैं, चोरी हो गई हैं। तो जब जो है वो किया कि आज तक क्यों नहीं बनाया? 10 साल से आज तक तो नहीं बनाया। ये स्मार्ट सिटी, घोषित स्मार्ट सिटी है प्रयागराज, और उसके बाद भी पार्किंग नहीं है और मंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि पार्किंग बनाएंगे। तो ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि सरकार को डूब मरना चाहिए कि 10 साल बाद इनको 5 साल की ये सरकार और 5 साल पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद अब उनको होश आ रहा है कि वो पार्किंग बनाएंगे। वही गलियों का तो मैं खुलासा कर रहा हूँ ना कि कितनी अच्छी गलियाँ बन रही हैं कि खाली बोर्ड लग जा रहा है और गलियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। बाढ़ क्षेत्र में जो है पूरा आधा करेली डूब जाता है, 5 साल आपको नहीं दिखा और न क्षेत्र में आप दिखे, तो कैसे बांध बनवाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे 5 महीना हुआ प्रत्याशी बने हुए, और रही बात आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो हमसे तो आप सवाल इसके लिए नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सरकार होती तो हमने दिल्ली में, हम लोग तो टेस्टेड लोग हैं, दिल्ली में हमने करके दिखाया है कि काम कैसे होता है। आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल का मॉडल चिल्ला के बोल रहा है, बच्चा बोलता है कि केजरीवाल जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश वाले भी अगर मौका देंगे तो हम लोग करके और एक इतिहास रच के दिखाएंगे। ठीक है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अभी भी ठंड जारी है, जहां सुबह और शाम को ठंड तेज़ होती है, मगर ज़रा सी लापरवाही आपको खतरे में डाल सकती है। सबसे बड़ी बात, ठंड में
जो भूलने की बीमारी है किस तरह से होती है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का। आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से करें ठंड से बचाव। आजकल जो है ठंड काफ़ी अच्छे से पड़ रही है और निकट समय में ठंडी कम हो जाएगी और गर्मी का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन अभी भी ठंडी कभी कभी रातों में और जो है सुबह के समय काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और लोग लापरवाह भी हो जा रहे हैं थोड़ा बहुत। तो ठंडी का कई मानसिक रोगों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, जिसमें खास करके भूलने की बीमारी है। जैसे ऐसा देखा जाता है कि ठंडी में स्ट्रोक और इस तरीके के मनोविकार या मानसिक परेशानियां, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से जो दिमाग की रक्त धमनियां हैं वो पतली संकुचित हो जाती हैं, जिससे उसमें लोगों को याददाश्त की समस्या का सामना करना पड़ता है और लोग भूलने की समस्या की कंप्लेन करने लगते हैं। इसको हम लोग जो है ऑर्गेनिक डिमेंशिया कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो सेनाइल डिमेंशिया या वृद्धावस्था में होने वाली भुलक्कड़पन की बीमारी है वो भी ठंडियों में बढ़ जाती है और वो फिर बढ़ी रहती है, क्योंकि लोग ठंडी से बचाव नहीं करते। तो ठंडी में रक्त धमनियों के सिकुड़ने की वजह से दिमाग का रक्त संचार घटने से दिमाग की कैपेसिटी घट सकती है। अतः सभी लोगों को मेरा ये सलाह है कि जो ठंडी है उससे बराबर बच के रहें और अपनी याददाश्त को अच्छा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज में। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कोरोना काल में आम जनता से लोगों का चालान किया गया हजार रुपए का, तो वहीं अब चुनाव में लोग कोरोना काल होते हुए भी कोरोना को भूल गए हैं। न चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग, और सबसे बड़ी बात नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाले खुद ही अब कर रहे उल्लंघन। जब हमने इस पर बात की तो जानिए क्या कुछ कहा समाज सेवी जूही जायसवाल ने। आइए सुनाते हैं आपको। कोरोना महामारी अभी भी है और पहले भी चल रही थी और लोगों के हजार रुपए के चालान हुए, लोग परेशान हुए, मगर चुनाव आते ही खुद जिम्मेदार भूल गए हैं। कल मंत्री नंदी की भी रैली में कोविड गाइडलाइन की धज्जी उड़ी, नामांकन जिस तरह से हो रहा है उल्लंघन, इस पर क्या कहेंगे? ये एक तरीके की जन भावना है। मंत्री हो, नेता हो या प्रशासन हो, वो लाख रोकने की भी कोशिश कर लेते हैं जब अपने समर्थकों को। तो जनमानस के अंदर जो उनके प्रति प्रेम और लगाव है वो कोई भी पार्टी हो रोक नहीं पाती। आप अगर भाजपा की बात कर रहे हैं, सपा को देखिए, बसपा को देखिए, उनके समर्थक जाते हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की लिए ये लोग जनप्रतिनिधि हैं और लोगों के लिए हमेशा खड़े भी रहे हैं। शायद यही प्यार है लोगों का कि वो अपने जान की भी परवाह किए बगैर चले जा रहे हैं समर्थन में। कोरोना है, बिल्कुल है, और लगातार हम सभी कहते रहते हैं कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। हमारी महापौर भी हमें अक्सर मास्क में नज़र आती हैं। हाँ, ये अब पूरी तरीके से संगम नगरी प्रयागराज, जहां कर्नाटक में हिजाब का विवाद गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव में ध्रुवीकरण की भी बात सामने कही जा रही है और लगातार बीजेपी, जहां पर उनकी सरकार नहीं, हिंदुओं को खतरे में बताया जा रहा है। जब इस पर लोगों से बात करी गई और साथ ही सोशल इंजीनियरिंग विपक्ष का फॉर्मूला किस तरह से कामयाब होगा, इस पर लोगों की क्या राय है, आइए सुनाते हैं आपको। प्रयागराज की जनता के चुनाव में इसका बीजेपी पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, या विपक्ष को फ़ायदा मिलेगा या बीजेपी को, क्या कुछ कहना है यहाँ की जनता का, आइए सुनाते हैं आपको। इस पर किस तरह से देखते हैं? ये बिल्कुल तरह से गैर मुद्दे को मुद्दा बनाना है। जब हमारे उत्तर प्रदेश में महिला हिंसा और बलात्कार की घटनाएं सबसे ज़्यादा हो देश में, और जब रोजी रोटी, छत और सुरक्षा का सवाल हो, ऐसे समय में हिजाब को मुद्दा बनाना ये बिल्कुल तरीके से चुनाव में एक तरह से चुनाव का राजनीतिकरण, बहुत गंदी तरह से, जिस मुद्दे पे राजनीतिकरण होना चाहिए था, जहां लड़कियों के आगे बढ़ने की बात हो रही है, वहां पे लड़कियां पढ़ने के लिए आगे आए। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एकदम उल्टा वो है। इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है और जिस तरह से ये जुमलेबाजी राजनीति करके देश को पीछे ले जा रहे हैं। आखिर कपड़ा पहनना, कौन साड़ी पहनेगा, कौन बिंदी लगाएगा, कौन स्कार्फ पहनेगा, कौन, ये एक इतना निहायत व्यक्तिगत मुद्दा है। और अगर आपको इस मुद्दे से कोई संवेदनशीलता है भी तो लड़की
लड़की पढ़ेगी, लड़की दुनिया देखेगी तो लड़की खुद ही तय कर लेगी। बीजेपी को फायदा चुनाव में मिलेगा या विपक्ष के मुद्दे हावी होंगे? बिल्कुल नहीं। बीजेपी की चाल 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इनके जुमलेबाजी में कोई दम नहीं है। देश की जो हालत हो गई है, लड़कियां 2 साल से कोविड काल में ना नेट है, ना मोबाइल है, ना पढ़ने की सुविधा है। जिस तरह से रोजगार ख़त्म हो रहा है, इनके जुमलेबाजी लोग खुद झेल रहे हैं, खुद जान रहे हैं। लेकिन ये हिजाब के मुद्दे पे ये सरकार इस तरह के मुद्दे उठा के अब जनता को गुमराह नहीं कर सकेगी। लड़कियां और जनता दोनों समझदार हैं और उत्तर प्रदेश में ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की जनता बदलेगी। पद्मा सिंह, स्त्री मुक्ति संगठन के लिए काम करती हूँ। इस चुनाव में हिजाब का मुद्दा या जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर बता रहे हिंदू खतरे में, विपक्षी बता रहे हैं कि अब की वोट पड़ेगा शिक्षा, बेरोजगारी और इस पर वोट पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस बार का तो मेन मुद्दा रहेगा कानून व्यवस्था और विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा। बाकी ये हिजाब और ये सब इस तरह की चीजें सब भ्रांतियां फैलाने वाली हैं, गलत चीजें हैं। परिचय बता दें। संदीप गुप्ता हार्डवेयर से। हिजाब बनाम भगवा मामला जो पकड़ा है धूल, और उसके बाद यूपी में जो है हिंदू खतरे में बताया जाए, जिन प्रांतों में बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ हिंदुओं को खतरे में बताया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या लगता है कि बीजेपी को इसका चुनाव में फ़ायदा होगा या फिर विपक्ष की जो इंजीनियरिंग और सारे गोलाबंदी है वो प्रभावी रहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, इन्हीं ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इन्हीं ने ये सब किया है। मामले को तूल विपक्ष नहीं दिया, बल्कि मामले को तूल बीजेपी ने दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा। लेकिन इनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है उस हिसाब से सब समझ गए कि हिंदू मुसलमान करके ये जो है वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने जाल में खुद ही फंस गए। अब इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। क्या विपक्ष के मुद्दे हावी रहेंगे? बिल्कुल विपक्ष के मुद्दे हावी रहेंगे। देखिए, रोजगार चाहिए। इस चुनाव में हिजाब का मुद्दा और जहां बीजेपी की सरकार बता रही वहां हिंदू खतरे में है, और विपक्षी बता रहे हैं कि विकास और रोजगार का मुद्दा, तो कौन से इस चुनाव में मुद्दे हावी रहेंगे? इस चुनाव में ना ही तो हिजाब, ना ही तो धर्म, लोग विकास और नौकरी और बेरोजगारी जो फैली हुई है उस पर जो है वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। इस चुनाव में क्या हिजाब का मुद्दा जो गरमाया हुआ है, और जो सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की नहीं है वहां बता रही हिंदू खतरे में है, विपक्षी पार्टियां बता रही हैं कि रोजगार, शिक्षा, इस पर चुनाव का वोट रहेगा, तो आपका क्या कहना है इस पर? हमारा कहना है जहाँ विकास हो रहा हो, विकास है, गुंडागर्दी ना हो, उसी को वोट मिलेगा। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की शहर पश्चिमी से प्रत्याशी ऋचा सिंह ने आज अपने चुनाव कार्यालय पर महिलाओं संग इकट्ठा हुई और उन्होंने चुनाव पर चर्चा की। तो साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार को घेरा है महिलाओं की कानून व्यवस्था और शहर पश्चिमी के विकास को लेकर क्या कुछ उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो आज 25 तारीख पूरे देश और उत्तर प्रदेश में आशा की किरण बन चुके हैं, और समाजवादी सरकार जो पिछले 2012 में सत्ता के दौरान माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों का उत्तर प्रदेश याद कर रहे हैं। और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से जन विरोधी नीतियों के माध्यम से आम जनता को परेशान करने का काम किया गया है, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो विधानसभा शहर पश्चिमी, जो कि इलाहाबाद की सबसे बड़ी विधानसभा होने के बावजूद सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की खड़ाऊ रख के चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन उनका जनता से कोई सरोकार नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में आज शहर पश्चिमी से प्रत्याशी तस्लीमुद्दीन और पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और यहां पर तस्लीमुद्दीन ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से क्या कुछ उनका कहना था, आइए सुनाते हैं आपको कि किन मुद्दों पर उन्होंने सरकार को भी घेरा है।
बहुत क्या चुनौतियाँ हैं, क्या कहेंगे? भाई ये चुनाव जनता बनाम पार्टी का है। जनता ये चुनाव लड़ रही, शहर पश्चिमी का चुनाव इस बार जनता लड़ने जा रही है। पार्टी तो अपनी तरीके से पार्टी ने एक अपने को अदा कर दिया कि जिस उस पार्टी के टिकट दिया गया है जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है, उसने किसी बाहर के लोगों को नहीं दिया। और कांग्रेस पार्टी ने उस आदमी को दिया जो गरीबों के और गाँव के उनके बारे में जानते ही, क्योंकि हमारा प्रत्याशी जिसको हमने दिया है वो जमीन से जुड़े लोगों का काम कर रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा जिसके लिए आप काम करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो शहर का, जहाँ से शहर पश्चिमी शुरू होता है और अंत तक पूरे गांव और शहर की जो गलियां हैं उसमें विकास के लिए पूरी तरीके से बेरोजगारी पर ध्यान देंगे कि बेरोजगारी बड़ी तरह से है। बेरोजगारी, महंगाई, आज आदमी महंगाई की तरफ से बिल्कुल त्रस्त हो गया है। हमारी पार्टी में अगर 2 रुपया भी बढ़ता रहा तो पूरी पार्टी हाहाकार मचाती रही। आज देख लीजिए कि महंगाई कहाँ चली गई है, बेरोजगारी हो गई है। इलाहाबाद के सारे ऑफिस स्थानांतरण कर दिए गए लखनऊ, जो कुछ है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। कोई आदमी बोलने वाला नहीं है कि जनता कहाँ जा रही, जनता क्या करेगी। हम लोग तो अब ये चिंता हो गई कि देश कैसे बचे, उत्तर प्रदेश को, खास मैं तो कहता हूँ इलाहाबाद को कैसे बचाया जाए। ये हमारे वहाँ के अधिवक्ता बड़े ताकतवर हैं, वरना हाई कोर्ट भी यहाँ से भेज दे। आज इलाहाबाद के शिक्षा विभाग, ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर, आबकारी ऑफिस सभी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। हम लोग चाहते हैं इसको वापस आएगी। आगामी चुनाव को देखते हुए जहां कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने बीजेपी सरकार व समाजवादी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है। क्या चुनौतियाँ हैं, क्या कहेंगे? हमारे जो प्रत्याशी हैं तस्लीमुद्दीन जी, वो लगातार 40 वर्षों से जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। गांव से लेकर के वार्डों तक इनका घर घर में लोग जानते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके बारे में लोग जानते हैं। जिस तरीके से 5 साल उन्होंने झूठा वादा करके, जुमलेबाजी करके जनता का वोट लिया और विकास का कोई काम नहीं किया, तो उनसे तमाम आम लोग नाराज है। जो महंगाई मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी कोरोना काल से लगातार जिस तरीके से प्रियंका गांधी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क पर राशन से लेकर के दवा, हमारे प्रत्याशी तस्लीमुद्दीन सड़क पर जाड़े में कंबल से लेकर साल तक बंटवाने का, राशन बंटवाने का, आम लोगों का जो काम किया, तो निश्चित रूप से तस्लीमुद्दीन जी शहर पश्चिमी के विधायक होंगे। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ की हैं, क्या हैं, लेकिन ये हमारे प्रत्याशी को सब जानते हैं। ये लगातार 40-50 सालों से इनका सामाजिक जीवन रहा है और इनके टिकट मिलने से आम जन बहुत उत्साहित है, कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बूथों तक हम लोगों का संगठन बना हुआ है। आज हम लोग वार्ड अध्यक्षों की बैठक बुला करके आज से सामग्री यहाँ से जाएगी और जन जन तक जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारी प्रतिज्ञा पत्र है, उसको लेकर के घर घर तक लोग जाएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से विजयी होंगे। प्रधानमंत्री का एक्सपेरिमेंटल हुआ है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जबरदस्त उनके खिलाफ एक माहौल है। प्रधानमंत्री जी को आप देख रहे हैं इस पूरे चुनाव में कहीं भी वो योगी को आगे करके लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पीछे से है, क्योंकि उनके प्रति लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है, ज़बरदस्त नाराज़गी है। जो उन्होंने कहा था उसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, और इसीलिए हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके हिंदू मुस्लिम को 2 फाड़ में करके और योगी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। बाकी कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ेगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्रदीप मिश्रा अंशुमन, शहर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में दबंगों की
हौसले इस कदर बुलंद है कि खुलेआम जिसका आप नज़ीर देख सकते हैं, जिस तरह से युवक को खुलेआम सड़कों पर लाठी डंडे से पीटते दिखाई दिए ये युवक, जहां एक युवक को 3 लोग पकड़कर पीटते दिखाई दिए और टाटा सुमो कार में बैठाने की भी कोशिश की। आप देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम लाठी डंडों हाथों से युवक को पीटते दिखाई दे रहे हैं। ये नज़ारा है बिजली घर के गेट के बाहर का, जहां पर खुलेआम युवक को पीटते दिखाई दिए, युवक को ज़बरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश। नगरी प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट द्वारा अशोक नगर, राजापुर, ओम नगर, रहमान तिराहा के आसपास पैदल गश्त किया, साथ ही मतदान केंद्र का भी भ्रमण किया व लोगों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, निर्भीक होकर मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक भी किया और जगह जगह सुरक्षा के दृष्टिगत आज पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है हटिया के बहादुरगंज क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानदारों ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो पैदल चलने वाली पटरी पर अतिक्रमण, उस पर से खड़ी रोड पर गाड़ियां, जिससे आने जाने वालों को परेशानी के साथ साथ हमेशा यहाँ पर जाम की भी स्थिति पैदा होती है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और स्थानीय पुलिस भी बनी अनजान और यहाँ रोज़ लगता है जाम। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नट के कब्रिस्तान करेली के पास गंदगी के अंबार लगे हैं और आवारा पशु यहां अपना भोजन गंदगी में तलाश कर रहे हैं और यहां अक्सर ये पॉलीथीन खा के बीमार भी होते हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। और दूसरी तरफ यहां गंदगी से इस तरह से दुर्गंध उठती है कि आने जाने वाले लोगों के साथ साथ यहां के स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। इस तरह से लगी गंदगी के लगे अंबार, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है वार्ड नंबर 71 का, जहां की आप खस्ता हाल सड़कों के हालात देख सकते हैं, किस तरह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विकास की गंगा इस तरह बही है कि आने जाने वाले लोगों के पैर ज़रूर मुड़ जाते हैं और लोग अक्सर चोटिल होते हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया इस क्षेत्र का विकास, आज भी लोग इस यहाँ आने जाने वाले परेशान होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क के हालात हैं, अपनी स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं किस तरह से हुआ है विकास। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।